क्या आप भी बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, रेलवे में सरकारी नौकरी चाहते हैं? तो आज ही जुड़िए राहुल की पाठशाला से। यहाँ मिलेगी आपको बेहतरीन तैयारी। अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज भी 50 क्वेश्चन का यूज करेंगे जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए समय न देते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पैचिटिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनना किस विधि से होता है? यहाँ पर लिखा है किस विधि से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटिन के का से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब बताइए। क्याजमेटा का स्पष्ट दिखना किस अवस्था के विशेषता है? क्याजमेटा का क्याजमेटा का स्पष्ट दिखना किस अवस्था की विशेषता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 103 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा किस अवस्था पर उपस्थित रहती है? चाहे उपस्थित होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब बताइए 105 नंबर क्वेश्चन का। गुणसूत्रों के आकार और आकृति के अध्ययन करने वाले सभी उपयुक्त अवस्था कौन सी है? गुणसूत्रों के आकार और आकृति का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटाफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका सही जवाब बताइए। कोशिका विभाजन किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 106 का सही जवाब बताइए आप क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट होता है किस अवस्था में? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट होता है किस अवस्था में? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीलोफेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए लिखा है साइटोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? साइटोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है केंद्रक विभाजन होता है, या कोशिका द्रव विभाजन होता है, गुणसूत्र द्विगुण होता है, डीएनए संश्लेषण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बताइए इसका सही जवाब। पादप कोशिका साइटोकाइनेसिस किस प्रकार द्वारा होता है? पादप कोशिका साइटोकाइनेसिस किस द्वारा होता है? तो किस द्वारा होता है ये बताइए। सेल प्लेट द्वारा, या खांच विधि द्वारा, विखंडन द्वारा, या मुकुलन द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका पट्टी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन किस विधि से होता है? जंतु कोशिका में कोशिका द्रव विभाजन किस विधि से होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे खांच विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में, यहाँ पे देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, ये देखिए कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो बताइए कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपरागमयता का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए। सभी पदार्थों का जाने देना, या केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को जाने देना, या फिर किसी भी पदार्थ को जाने न देना, या केवल पानी रोकना? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को आने जाने न देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कोशिका द्वारा ठोस पदार्थ निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए आप लोग इसका सही जवाब। फैगोसाइटोसिस होगा, या पिनोसाइटोसिस होगा, परासरण होगा, या एक्सोसाइटोसिस होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैगोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका द्वारा तरल पदार्थ को पानी पीने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग भी अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिएगा कि आप लोग भी का भी कितना सही होता है, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कितना सही होगा आप लोगों का। तो ये देखिए, कोशिका पदार्थ का बाहर निष्कासन कहलाता है। तो कोशिका पदार्थ का बाहर निष्कासन क्या कहलाता है? 115 नंबर का क्वेश्चन का बताइए, आंसर बताइए आप लोग। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए 116। कोशिका ऊर्जा का मुद्रा, यहाँ पे देखिए ऊर्जा का मुद्रा, यहाँ पे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। उस दिन हम आप लोगों को बताए थे एटीपी का फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? एटीपी का निर्माण, देखिए यहाँ पे एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई क्या है? न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई क्या है? तो 118 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या शामिल होता है? एक न्यूक्लियोटाइड में क्या शामिल होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट के समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए में, देखिए यहाँ पे डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, यहाँ पे देखिए शर्करा कौन सी है? तो आप लोग सही जवाब बताइए इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? जो आरएनए होता है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसमें शर्करा पाई जाती है राइबोज शर्करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मजबूती देने वाला लिग्निन क्या है? पादप कोशिका में भित्ति को मजबूती देने वाला लिग्निन क्या है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, एक जटिल बहुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। पादप कोशिका की मध्य पटलिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका लिखा गया, मध्य पट्टिका किससे बनी होती है? तो इसका हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट को। चलिए पेक्टेट को। दो निकटवर्ती पादप कोशिका के बीच जीवद्रव्यी संबंधों को क्या कहलाता है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दो निकटवर्ती पादप कोशिकाओं के बीच जीवद्रव्यी संबंधों का क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा होता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पेरोक्सिसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? पेरोक्सिसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है ये आपका ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का अपघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लाइकोसिसोम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोऑक्सीसोम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से ये वायुयुक्त बीजी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। ग्लाइकोआइसोसोम का कार्य क्या होता है? ये ग्लाइकोआइसोसोम का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है बासा को हाइड्रोडेट में बदलना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बासा को हाइड्रोडेट में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का सूक्ष्म नलिका तंत्र किसका बना होता है? जो कोशिका होता है सूक्ष्म नलिका तंत्र किसका बना होता है? तो ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। पश्चमाभ और कछाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास कैसा होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9+2 विन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका VVI क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एकदम 130। तार्क केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं का विन्यास कैसा होता है? तो इसका भी 9+0 विन्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? तो इसको विषाणु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ रूप में पाया जाता है। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, तो ये डीएनए और आरएनए दोनों के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषाणु के बाहरी प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैप्सिड, जो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? तो इस किसे कहते हैं, या आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु को ही जीवाणु भोजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रियोन्स केवल किस में बने होते हैं? प्रियोन्स होता है जो किस में बना होता है, तो ये संक्रामक प्रोटीन के कण में प्रियोन्स बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरोएड्स में केवल क्या पाया जाता है? वायरोएड्स में केवल क्या पाया जाता है? इसमें नग्न आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका में उत्प्रेरक कार्य करने वाला जैव अनुबंध कौन सा है? तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंजाइम। इसमें सारे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ही दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग भी बताइएगा सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लगभग सभी एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होता है? तो ये भी प्रोटीन होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता पर सर्वाधिक प्रभाव किससे पड़ता है? तो इसका भी तापमान और पीएच पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तापमान और पीएच पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका चक्र की जीवन अवस्था को और क्या कहलाता है? कोशिका चक्र की जीवन अवस्था को और क्या कहलाता है? इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, प्रथम वृद्धि काल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जिस गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य में होता है उसे क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एक छोर से बिल्कुल पास होता है उसे क्या कहते हैं? इसको भी कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर ए। सभी क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो रहा है। टाइप करने में कुछ गलत हो गया या फिर क्वेश्चन आपका ही ए नंबर सही हो रहा है, आप लोग ये देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पालिटिन गुणसूत्र सबसे पहले किसने देखे थे? पालिटिन गुणसूत्र सबसे पहले किस में देखे गए थे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किस में देखे गए थे, देखिए यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका होगा, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में। ये ऑप्शन नंबर ए ड्रोसोफिला लार ग्रंथि में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। लैम्प्रस गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? लैम्प्रस गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उभयचरों में पाए जाते हैं। उभयचर किसे बोलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सरीसृप भी किसे बोलते हैं? ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मेढक क्या है? सरीसृप है, उभयचर है। छिपकली क्या है? छिपकली सरीसृप है या उभयचर है? बताइए इन दोनों में कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र का ट्राइसोमी होता है? तो इसमें भी होता है 21 गुणसूत्र की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबका आंसर आपका यही नंबर है। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 45, 44 प्लस 100 होता है। ऑप्शन नंबर यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम पीड़ित पुरुषों में गुणसूत्र क्या होती है? इसमें भी होता है, ऑप्शन नंबर यही सही है, 47 प्लस 44 बराबर XXY होता है। ये आपका, ये सब VVI क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जरूर, इसको एक कॉपी में अपना लिखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका में जल परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये प्रसरण क्रिया द्वारा ही कोशिका में जल परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। जब कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? जब कोशिका को अतिपराशरी हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा है हाइपरटोनिक इंग्लिश नेम है, रखा जाता है तो क्या होता है? तो कोशिका सिकुड़ जाती है। जब कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जब कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? इसका भी ऑप्शन नंबर यही आपका सही है, कोशिका का जल अवशोषित कर फूल जाती है। इसमें सिकुड़ जाती है और इसमें फूल जाती है। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है।
जब कोशिका अपसारी होता है तो ये सिकुड़ जाती है, और जब कोशिका अल्पसारी होता है तो इसमें फूल जाती है। चलिए धन्यवाद, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।